हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, ये हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा है समकालीन दक्षिण एशिया, ठीक है। और ये जो है हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट जो 1 है वो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। उस पार्ट 1 के अंदर जो है 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर के जो टॉपिक्स है हमने डिस्कस करा दिया है। और जो ये फोर्थ और जो फिफ्थ टॉपिक है इसको जो है इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। पहला जो आपका टॉपिक है फोर्थ नंबर का टॉपिक, उसके अंदर बेसिकली जो है श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के बारे में डिस्कस कराया जाएगा। और जो आपका फिफ्थ टॉपिक है उसके अंदर जो है सार्क सदस्य देशों के बीच में आपसी सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, इसको लेकर के वहाँ पर डिस्कस कराया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल चलिए, आपका ये पहला टॉपिक अब यहाँ पर आ गया है आपका कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है हमें। याद रखिएगा बच्चों, ये जो टॉपिक है कुछ ज़्यादा इजी भी नहीं है और कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं शुरुआत से बेसिक से लेकर के बताऊंगा, तो कृपया करके आप पेन और कॉपी ले लें, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोलता जाऊँ उसको आप नोट डाउन करें और कहानी के थ्रू मैं पूरा बताऊँगा, उस कहानी को अंडरस्टैंड करते हुए चलें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका भी जो है, ठीक है जी, श्रीलंका जो है ये भी जो है ना ब्रिटेन साम्राज्य के अधीन एक गुलाम वाला राष्ट्र रहा है। जैसे कि भारत भी जो है ब्रिटेन का ही गुलाम था, उसी तरह श्रीलंका भी जो है ब्रिटेन का जो है गुलाम था। भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी, तो श्रीलंका को जो है 1948 के अंदर जो है आज़ादी मिली हमसे एक साल बाद। याद रखिएगा कि श्रीलंका को उस समय पर सिलोन के नाम से भी जानते हैं। एक नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। अगली चीज़ कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 के अंदर बताया था कि दक्षिण एशिया के अंदर केवल 2 ही ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर लोकतंत्र जो है शुरुआत से लेकर के अब तक जो है वो सफल रहा है। तो उनमें से एक राष्ट्र कौन था? एक था भारत और दूसरा है श्रीलंका। अब यहाँ पर श्रीलंका का एक चीज़ हमें क्वालिटी पता चलेगी, वो क्या कि श्रीलंका एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर जो लोकतंत्र है वो सफल है। परंतु इसके बावजूद, सफल लोकतंत्र होने के बावजूद जो है श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा है। वो क्या से करना पड़ा है कि जो जातीय संघर्ष है वो जो है ना बेसिकली तमिल और सिंगली समुदाय है उनके बीच में होता है। अभी होता क्या है, क्यों होता है इन दोनों के बीच में लड़ाई, इनके बीच में मुद्दे क्या थे, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हुई इन सब के बीच, इनके लड़ाई की स्टार्ट कहाँ से हुई, इस चीज़ को जो मैं आपको आगे कराऊंगा। बट यहाँ पर पहले बेसिक चीज़ समझिए। जो श्रीलंका है, अगर मैं उसको मुख्यतः 2 समुदाय के अंदर बांट सकते हैं बेसिकली, ठीक है। श्रीलंका को बेसिकली हम 2 समुदाय के बीच में बांट सकते हैं। एक को बोला जाता है सिंगली समुदाय और दूसरे को बोला जाता है तमिल समुदाय, ठीक है। सिंगली जो समुदाय है ये जो है श्रीलंका के अंदर बहुत ही पुराने समय से रहते आए हैं और इसीलिए जो है इनको मूल निवासी कहते हैं और ये जो है बहुसंख्यक में, याद रखिएगा। अगले जो समुदाय वो है तमिल समुदाय। ये जो है बेसिकली भारत से जा करके श्रीलंका के अंदर बसे हैं रोजगार के अवसर प्राप्त करने के चक्कर में, ठीक है। याद रखिएगा श्रीलंका के अंदर 2 समुदाय हो गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उत्तर पूर्वी भाग है, ये श्रीलंका का जो उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ पर बेसिकली जो है तमिल समुदायों का कब्जा है, ठीक है। और ये जो कब्जा है, ये जो येलो कलर का है, यहाँ पर जो है बेसिकली सिंगली समुदाय रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिंगली जो है वो बहुसंख्यक में है और जो अल्पसंख्यक में है ना वो है तमिल समुदाय, ठीक है। तमिल वो है जो भारत से आकर के बसे हैं। अब याद रखिएगा, अभी मैं आपको ये कहानी के थ्रू लेके जाऊंगा। अब यहाँ से कहानी के थ्रू ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आपको मैं बताता चलूँगा, आप नोट डाउन करते चलिएगा। आप चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि श्रीलंका को जो है ना आज़ादी मिलती है 1948 के अंदर, ठीक है। जैसे ही श्रीलंका को आज़ादी मिलती है तो वहाँ पर एक सरकार का गठन होता है। वो जो सरकार है उसकी पार्टी का नाम था यूनाइटेड नेशनल पार्टी, ठीक है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है ये। जब पार्टी ने सरकार बनाई तो उस समय पर उस सरकार बेसिकली इस पार्टी ने उदारवाद और धर्मनिरपेक्ष की नीतियों पर जो है चलने का फैसला किया। उदारवाद का बेसिकली मतलब क्या होता है कि निजी क्षेत्र को जो है स्वतंत्रता देना है, मतलब व्यक्ति जो है अपना खुद का पर्सनल बिजनेस खोल सकता है, ठीक है। यहाँ पर जब ये वाली पार्टी आई तो इन्होंने जो है ये वाला चीज़ें खोल दी कि आप जो है अपना पर्सनल बिजनेस भी चला सकते हो, ठीक है। अगला, इस पे जो धर्मनिरपेक्ष दे रखा है कि धर्मनिरपेक्ष का नीतियों का भी जो है पालन करा किसने? यूएनपी पार्टी ने। वो क्या? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जाति या समुदाय के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर किसी के साथ जो है सरकार भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो पार्टी है, अगर हम कह सकते हैं तो सिंपल वर्डों में अगर हम कहें तो बहुत ही अच्छी पार्टी थी, ठीक है। क्यों थी? क्योंकि ये उदारवादी चाहती, मतलब ये उदारवादी के नीति का पालन करती थी और तो और ये धर्म के आधार पर भेदभाव भी नहीं करती थी, ठीक है। यहाँ तक तो जो है सब कुछ ठीक था श्रीलंका के अंदर, ठीक है। शुरुआत के दौर में तो श्रीलंका के अंदर सब कुछ ठीक था। परंतु
प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? वो हुई 1951 के अंदर, जब श्रीलंका फ्रीडम पार्टी सोलेमन भंडार नायके के नेतृत्व में बनी। अब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, ठीक है। जब ये सोलेमन भंडार नायके जी ने एक पार्टी बनाई, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, इस पार्टी के आने के बाद ही जो है श्रीलंका की जो राजनीति है वहाँ पर एक नया ही तूफान आ खड़ा हो जाता है। अब वो क्या होता है, क्यों होता है, आप जरा समझिए इस चीज़ को, कि जो सोलेमन भंडार नायके है ना, ये कुछ ज़्यादा ही राष्ट्रवादी रहे हैं। इनका कहना है कि जो तमिल है ये लोग जो है बाहरी लोग हैं अंग्रेजों की तरह, ठीक है, और जो ये सिंगली लोग हैं ये लोग अपने अपने हैं, ठीक है। मतलब सोलेमन भंडार नायके जो पार्टी है, ये श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, ये भेदभाव कर रही है किनके बीच में, ये सिंगली और तमिलों के बीच में, ठीक है। ये लोग कहते हैं कि जो तमिल है ये लोग भी जो है बाहरी हैं, ये अंग्रेज की तरह ही जो है इनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और तो और जो सिंगली है ये अपने लोग हैं, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, ये जो है कट्टर राष्ट्रवाद की दुहाई देते हुए तमिलों के साथ जो है ये भेदभाव स्टार्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब देखिए ज़रा कि जो ये श्रीलंका फ्रीडम पार्टी है, इन्होंने ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए, कुछ कदम उठाए जिसकी वजह से तमिलों को लगने लगा कि इन्होंने जो है कुछ ज़्यादा ही भेदभाव कर रही है हमारे साथ, ठीक है। अब वो क्या स्टेप्स उठाए थे इन लोगों ने, वो देखिए ज़रा यार। जो श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जब ये सरकार में आई तो इन्होंने क्या करा कि एक कानून लेकर के आए कि श्रीलंका के अंदर ना फ्यूचर में, भविष्य में अब कोई भी भारतीय श्रीलंका के अंदर प्रवेश नहीं लेगा। ये सबसे पहली चीज़ करी। दूसरा क्या, एक चीज़ समझिए कि जो श्रीलंका के अंदर जो ये बसें हैं ना, बहुत ज़्यादा जो बसें हैं, उस बसों के ऊपर जो है ज़्यादातर तमिलों का ही कब्जा है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ कि जो श्रीलंका के अंदर जो मोस्टली जो बसें हैं उस बसों के ऊपर तमिलों का ही कब्जा है, ठीक है। तो याद रखिए ये चीज़। यहाँ पर जो तमिल के जो पर्सनल धंधे चल रहे थे, तो जो जैसे कि जो बसों के ऊपर जो तमिलों का अधिकार है उसको लेकर के लाइसेंस को नवीनीकरण री इशू करवाने की जो है ज़रूरत बना दी। किसने बना दी? इस पार्टी ने, ठीक है। याद रखिएगा, इस पार्टी ने री इशू करवाने की या फिर लाइसेंस को दोबारा से नवीनीकरण कराने की ज़रूरत इसीलिए बना दिया क्योंकि ये सब कुछ जो है ज़्यादातर मेनली जो है वो तमिलों के हाथ में थी, ठीक है। और जब तमिल वहाँ पर री इशू करवाने जाते थे ऑफिस में तो वो मना भी कर देते थे उस समय पर। तो ये काफ़ी हद तक जो है भेदभाव हो रहा था उनके साथ। अगली चीज़ कि सिंगली भाषा को जो है ना एकमात्र जो है देश का राष्ट्रभाषा जो है वहाँ पर घोषित कर दिया गया श्रीलंका का। तो इससे भी जो है तमिलों को काफ़ी आघात पहुँचा, ठीक है। अगली चीज़ कि तमिलों की जो उनकी संपत्ति है उनको उन्हीं से हटाने के लिए बस सेवा और कोलंबो का बंदरगाह जो है वहाँ पर जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मेनली क्या है कि जो तमिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस सेवाएं जो हैं बसों के ऊपर ज़्यादातर बेसिकली तमिलों का ही कब्जा है, ठीक है। तो बस सेवाओं और जो कोलंबो बंदरगाह है, जो मछली पालन करते तमिल, उस बंदरगाह को जो है राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। अब ये राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि याद करिए कि इंदिरा गांधी ने भी जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो इसका मतलब क्या है राष्ट्रीयकरण करने का मतलब, कि यहाँ पर ये जो बस सेवाएं हो गई, ये जो कोलंबो बंदरगाह हो गया, यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल बिजनेस चला रहा था वो सभी के सभी चीज़ें सरकार के हाथ में आ जाएगी। बेसिकली राष्ट्रीयकरण का करने का मतलब यही होता है, ठीक है। अगला चलिए दिखाते हैं आपको। फिर जो है ये श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जो है कुछ नए भूमि सुधार कानून लेकर के आती है जिसके तहत जो है तमिलों को उनकी भूमि से जो है बेदखल किया जा रहा था, ठीक है। याद रखिएगा, उनकी भूमि से जो है उनको बेदखल किया जा रहा था। कुछ यही स्टेप्स, यही कदम थे जिसकी वजह से तमिल के जो लोग हैं उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही जो है असंतोष जो है उभरने लग गया, ठीक है। तो याद रखिए कुछ ये स्टेप्स थे जिसकी वजह से जो है कुछ ज़्यादा ही उभरने लग गया उनके बीच में असंतोष। उनको तो साफ पता चलने लग गया कि ये वाली जो सरकार है श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जो है ये उनके साथ सरासर भेदभाव कर रही है, ठीक है। और इसी चक्कर में, इसी के चलते जो है 1958 से ही जो है, ठीक है जी, 1958 से जो है श्रीलंका के अंदर जातीय आधार पर जो है दंगे भड़क उठे, ठीक है, स्टार्ट हो गए। उस समय पर जैसे ये दंगे उठे तो उस समय पर जो तमिल समुदाय है इन्होंने एक मांग रखी कि उनको जो है वहाँ की नागरिकता दी जाए। बेसिकली जो है इनकी नागरिकता भी छीनने की बात की जा रही थी इन श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहली मांग क्या करी कि ये लोग मांग कर रहे थे, तमिल समुदाय के लोग मांग कर रहे थे श्रीलंका की सरकार से कि उनको वहाँ की नागरिकता दी जाए, ठीक है। परंतु वहाँ की सरकार ने जो है नागरिकता वाली जो मांग है इसको अनसुना कर दिया, ठीक है। जैसे ही इस मांग को अनसुना करा, इससे जो है तमिल जो समुदाय उनके अंदर और भी जो भावना है वो और भी ज़्यादा जो है भड़क उठे। अब उन्होंने जो है 1972 के अंदर जो है
पृथक तमिल राज्य की मांग करना स्टार्ट कर दी। याद करिएगा, पृथक तमिल राज्य का मतलब क्या है कि श्रीलंका के अंदर ही जो है उत्तर पूर्वी वाला जो हिस्सा है उसको एक अलग से ही तमिल राज्य का जो है स्टेटस दे दिया जाए। इस चीज़ की जो है ये लोग मांग करते हैं उस समय पर, ठीक है। और तो और जब इस मांग को भी जो है काफ़ी हद तक नहीं सुना जाता है तो इसके बाद ही जो है ना 1976 के अंदर लिट्टे की स्थापना करते हैं। अब याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि कब स्थापना हुई लिट्टे की, वो थी 1976 के अंदर। और लिट्टे है क्या बेसिकली समझ लीजिए। लिट्टे का फुल फॉर्म है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये बेसिकली जो है तमिल जो समुदाय है उनके अधिकारों को लेकर के यहाँ पर ये बनी थी समुदाय, ठीक है। सेना का बेसिकली जो है ये उग्रवादी जो संस्था होते हैं ना, जैसे कि उग्रपंथी जो होते हैं, उग्रपंथी का बेसिकली मतलब है कि ये जो है ना लड़ाई झगड़े करके जो है ये अपना अधिकार मांगने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये गांधी की तरह जो है व्यवहार नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। गांधी जी की तरह जो है शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं करते हैं ये लोग। ये हमेशा से जो है लड़ाई करके अपने अधिकार मांगने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम मतलब कि तमिलों के लिए जो है बेसिकली ये संगठन जो है उग्रवादी संगठन बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी संगठन ने जो है राजीव गांधी की भी हत्या करवा दी थी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जा करके, ठीक है। अब देखिए जरा क्या है। जैसे ही 1976 के अंदर ये जो संगठन है, ये संस्था है, ये जब बनी तो इस संस्था ने फिर बाद में क्या कहा कि अब हमको जो है ना पृथक तमिल राज्य नहीं चाहिए जी, अब हमको जो है एक पूरा स्वतंत्र देश चाहिए, अलग से एक देश चाहिए तमिलों के नाम पर, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी बोल सकते हैं कि अलगाव वाली जो है मांग कर रहे थे कौन, लिट्टे, जैसे 1976 के अंदर जब ये लोग बने थे, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बता दी कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर लिट्टों का ही कब्जा है, ठीक है। इससे लेकर के 1 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन भी बना था पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अगला चीज़ देखते हैं क्या कि जैसे ही लिट्टे संस्था का निर्माण हुआ तो इसके बाद से जो है ना जो श्रीलंका की जो सरकार की जो सेना है उनके बीच और लिट्टे के बीच में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष चलने लगा, ठीक है। और लाखों हजारों की संख्या में जो है लोग वो मारे गए, जिनका कोई कसूर भी नहीं था वो भी लोग जो है ये लोग मारे गए। तो यहाँ से जो है एक हिंसा का चक्र जो है ये स्टार्ट हो गया था 1958 के बाद से। ये हिंसा का जो चक्र है वो स्टार्ट रहा और चलता रहा, ठीक है। फिलहाल यूरोपीय संघ के कुछ देश हैं जैसे कि नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क, फिनलैंड हो गया, ये कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो कि सरकार, ठीक है जी, श्रीलंका की सरकार और जो लिट्टे हैं इन दोनों के बीच में समझौता कराने का जो है प्रयास कर रही थी, परंतु ये जो है असफल रही, ठीक है। और तो और 2006 में जिनेवा में जो है ना लिट्टे और सरकार के बीच में शांति वार्ता भी चलाई गई, परंतु ये भी जो है असफल सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि जो जो लिट्टे हैं वो एक स्वतंत्र राष्ट्र की जो है मांग कर रहे थे, परंतु श्रीलंका जो है उस चीज़ को लेकर के राजी थे ही नहीं, ठीक है। और तो और अब ये जरा समझिए कि तमिलों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है श्रीलंका के अंदर, तो ऑब्वियसली जो है ये इट्स ऑब्वियस कि भारत के जो तमिलनाडु वाला जो राज्य है वो भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा कि आप जा करके श्रीलंका के अंदर मतभेद कीजिए, मतलब इंटरफेरेंस कीजिए, ताकि वो जो सरकार है श्रीलंका की वो तमिलों के जो अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको ना करे। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो फॉर्मली, ठीक है जी, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है जी, प्रत्यक्ष रूप से जो है भारत सरकार 1987 के अंदर जो है एंटर करती है, कहाँ पर, श्रीलंका के तमिल मसले में, ठीक है। याद रखिएगा 1 मार्क्स का जो है 1 लाइनर जो क्वेश्चन होता है उसमें ये बन सकता है कि भारतीय सरकार जो है प्रत्यक्ष रूप से कब एंटर करती है श्रीलंका के मसले में। तो याद रखिए 1987 के अंदर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से एंटर करती है, वरना वैसे तो ऑब्वियसली बस एक आधे स्टेटमेंट दे दिया कर देती, प्लीज़ श्रीलंका सरकार आप जो है तमिल के अधिकारों की सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसे ऐसे बोलते रहते थे बस, ठीक है। लेकिन 1987 के बाद जो है उन्होंने 1989 के अंदर जो है अपनी शांति सेना भी जो है भेज दी, कहाँ पर, श्रीलंका के अंदर, ताकि जो है इशू को जो है जो मसला चला आ रहा है उन दोनों के बीच में, तमिल और सिंगली समुदाय के बीच में, उसको ठंडा किया जा सके, ठीक है। बेसिकली जो भारत सरकार ने जो ये शांति सेना भेजी थी इसका बेसिकली मतलब यही था कि दोनों के बीच में जो है समझौता कराया जा सके और सामान्य स्थिति को जो है वापस से लाया जा सके। परंतु जैसे ही भारत ने ये शांति सेना भेजी, अपनी सेना भेजी, इसका जो है ना ये सिंगली और तमिल दोनों ने जो है गलत सिग्नल लिया। वो गलत सिग्नल क्या लिया कि इनको लगा, जैसे कि देखिए जो सिंगली वाले हैं इनको लगा कि भारत जो है ना
तमिल जो समुदाय है उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है अपनी सेना भेज रहा है। तो ऑब्वियसली जो ये जो सिंगली जो समुदाय के जो जनता लोग हैं, ये लोग विरोध करने लगे भारतीय सेना का, ठीक है। और तो और जो भारतीय सेना का विरोध जो है ये तमिल समुदाय के द्वारा भी किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि तमिल समुदाय के ऊपर भी जो है ये भारतीय सेना बोल रही थी कि आप पीछे हट जाओ, आप हिंसा मत करो। बेसिकली क्या है कि उनके सपोर्ट में नहीं बोल रही थी वो, कौन? भारतीय सेना, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के इसी चक्कर में जो है भारतीय सेना दोनों का जो है प्रेशर झेल रही थी उस समय पर। दोनों का जो है वो दबाव झेल रही थी। दोनों के दोनों जो है, दोनों के दोनों जो ये समुदाय हैं वो भारतीय सेना को जो है कोस रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम वापस से चले जाओ, तुम्हारी कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और इसी चक्कर में लेकर के हमारे राजीव गांधी जी की है ना, वो भी हत्या भी हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि भारतीय सेना जो है वहाँ पर पहुँच गई थी उनके बीच में हिंसा को रोकने के लिए, जो कि एक अच्छा कदम नहीं था उन लोगों के अनुसार, ठीक है। अब ये हुआ क्या है, सुनिए जरा, कि 21 मई 1991 के अंदर जब राजीव गांधी जी तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार करने गए थे, इलेक्शन के दौरान प्रचार करने गए थे, तो उसी समय पर जो है ये राजीव गांधी को एक औरत गई थी वहाँ पर माला पहनाने के लिए। तो उसी समय जो है उनको बम से उड़ा दिया गया और उसके बाद जो है राजीव गांधी की मृत्यु हो गई वहीं पर, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। अब बहुत से बच्चे जो है कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि राजीव गांधी की मृत्यु हुई कहाँ थी, श्रीलंका के अंदर हुई थी कि भारत के अंदर हुई थी। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो है इंडिया के अंदर ही जो है ये राजीव गांधी जी की जो है मृत्यु हुई थी। अगर आप इसके ऊपर एक मूवी देखना चाहते हैं तो उस मूवी का नाम है मद्रास कैफ़े, और इसका जो हीरो है वो है ये, जो ये क्या नाम है यार इनका, जॉन इब्राहिम, ठीक है जी। मद्रास कैफ़े जो ही फिल्म है उसके हीरो जो है जॉन इब्राहिम है, ठीक है जी। तो ये जैसे ही राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो है कहीं ना कहीं हिंसा का जो चक्र है वो थोड़ा बहुत थमना स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे थमना स्टार्ट हो जाता है? जैसे ही, ठीक है जी, जैसे ही श्रीलंका की जो सेना है, श्रीलंका सरकार की जो सेना है, मई 2009 के अंदर लिट्टे के जो सबसे प्रमुख जो नेता थे प्रभाकरण, उनको जब मार गिराया जाता था, मृत्यु जब दे दिया जाता है, इनको मार करके ढेर कर दिया जाता है। तो जब जैसे ही इनको मार दिया जाता है बेसिकली, तो उसके पश्चात ही जो है श्रीलंका के अंदर जो गृह युद्ध चला आ रहा था वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या, कि मई 2009 के अंदर श्रीलंकाई सेना ने जो है लिट्टे के जो प्रमुख थे प्रभाकरण, उनकी मृत्यु कर देते हैं। और इसके बाद ही जो है श्रीलंका का जो ये जातीय संघर्ष है वो जो कहते हैं कि सामान्य स्थिति में आ जाता है, समाप्त हो जाता है। उनका जो गृह युद्ध चला रहा था वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। और बाकी उसके बाद से लोकतंत्र जो है वापस से सही ढंग से चलने लग गया, ठीक है जी। अब चलिए, आपका जो ये 5th टॉपिक है वो ये है कि जो सार्क सदस्य है ना, उनके बीच में आपसी विश्वास की जो है समस्या क्यों आ रही है बार बार। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो यूरोपीय संघ है, ठीक है जी, आसियान है, ये भी तो 2 क्षेत्रीय संगठन है। परंतु ये जो 2 क्षेत्रीय संगठन है, इनकी जो विकास की गति वो तीव्र है, किसके बजाय, किसके मुकाबले? वो है सार्क के मुकाबले। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि सार्क जो है अभी भी वहीं का वहीं है, और ये जो यूरोपीय संघ जो आसियान है ये बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, या फिर इसके पीछे क्या कारण है जिसके वजह से जो सार्क है वो विकास नहीं कर पाया और बाकी जो क्षेत्रीय संगठन है वो विकास कर चुके हैं? वो कैसे, क्या हुआ, अब समझते हैं वो समस्या क्या है। सबसे पहला जो समस्या है वो यही है कि जो सार्क जो सदस्य है ना, उनके बीच में भारत के प्रभुत्व को लेकर के भय बना रहता है। वो भय कैसा बना रहता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे दक्षिण एशिया के अंदर भारत का जो आकार है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसी विशाल आकार को लेकर के जो है दक्षिण एशिया के जो सदस्य हैं वो चिंता में डूबे रहते हैं कि अगर हमने इसको भारत के साथ जो है फ्री ट्रेड एरिया, जो मुक्त व्यापार क्षेत्र अगर हमने बनवा लिया, तो उसके तहत जो है भारत का जो व्यापार, भारत जो है ना व्यापार के ऊपर अकेला ही कब्जा करने लग जाएगा। और इस चीज़ को जो है बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है काफ़ी चिंता रहते हैं। मतलब इसी चीज़ को लेकर के पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के जो सरकार है वो काफ़ी चिंता में डूबी रहती है कि यदि हमने एक बार फ्री ट्रेड एरिया घोषित कर दिया, मतलब मुक्त व्यापार, बिना टैक्स के व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, तो भारत जो है उस व्यापार के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो ये एक डर है जिसकी वजह से जो है सार्क सदस्य देश आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगली चीज़ क्या है कि पाकिस्तान जो है शुरुआत से जो है ये आतंकवाद को समर्थन देती रही है। तो ये भी जो है एक बहुत ही बड़ा रीज़न माना जाता है जिसके वजह से भारत जैसे जो देश है वो
सार्क की जो भारत जैसे जो देश हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं, और इससे जो ये पाकिस्तान ये आतंकवादी गतिविधियों को जो ये समर्थन देता रहता है, इससे क्या होता है कि आर्थिक व्यापार जो हमारा होता है सार्क सदस्यों के बीच में वो जो है काफ़ी हद तक बेकार हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर के भी जो है सार्क सदस्य देशों के बीच में आपसी समस्या आ रही है। ठीक है, अगली समस्या क्या है, वो ये है कि द्विपक्षीय मुद्दा जो है उठता रहता है जब भी सार्क सम्मेलन होता है। तो याद करिए कि आपकी जो फर्स्ट बुक है, जो 5वां चैप्टर, तो उसके अंदर आपका एक कार्टून भी दे रखा है कि जहाँ पर ये एक मैच है, इस मैच के ऊपर यहाँ पर पाकिस्तान है तो यहाँ पर इंडिया है, और ये दो आपस में हैं, और बाकी जो लीडर्स हैं सार्क के, दक्षेश के जो बाकी सदस्य हैं, वो लोग यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो इंडिया और पाकिस्तान है वो आपस में बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी सार्क या दक्षेश की मीटिंग बुलाई जाती है तो वहाँ पर जो है पाकिस्तान और इंडिया जो है आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, जिसके वजह से भी जो है सार्क सदस्य देश है वो वृद्धि नहीं कर पा रहे, विकास नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो सार्क है, जब कभी भी सार्क के अंदर वो मीटिंग होती है तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ही कश्मीर का मुद्दा लेकर के आ जाता है, कि कहते हैं कि नहीं, जब तक हम आगे बात नहीं करेंगे, जब तक कि आप कश्मीर मुद्दा जो है सॉल्व नहीं कर देते हो, ये पाकिस्तान ऐसा कहता रहता है। अगली जो चीज़ है, मतलब अगला जो कारण है सार्क सदस्यों के देशों के बीच में आपसी सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, उसका सबसे मेन रीज़न ये भी है, तमिलनाडु के अंदर जो ये जातीय संघर्ष चला है उस चीज़ को लेकर के भी ये लोग रहे हैं। वो क्या है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2009 के अंदर जब प्रभाकरण मारा गया, जो लिट्टे का प्रमुख था, जब प्रभाकरण मारा गया तो वहाँ पर गृह युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। परंतु अभी भी भारत के जो है भारत के जो है श्रीलंका के साथ कुछ मुद्दों के ऊपर जो है वार्ता होना बाकी है। वो किस किस मुद्दों पर जो है लेकर के मीटिंग होना बाकी है, वो यही है कि उत्तर पूर्वी राज्य, याद करिए उत्तर पूर्वी राज्य, जो श्रीलंका का जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ पर तमिलों का बेसिकली जो कब्जा है। ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ पर बेसिकली जो भारत की जो सरकार है वो कहना चाह रही है कि तमिल के जो उत्तर पूर्वी वाले राज्य हैं वहाँ पर जो है लोगों के उचित अधिकार मिलने चाहिए सबसे पहले, और विस्थापितों की जो है पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, और तो जो तमिलनाडु को, जो तमिलों के ऊपर जो तुम लोगों ने अत्याचार करे ना, उसके ऊपर जो है निष्पक्ष जांच कराई जाए। उसके बाद ही जो है ये जो सार्क सदस्य के ऊपर जो ये जो सार्क है समुदाय, इसकी जो है सही ढंग से विकास हो पाएगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या बोली जाती है, क्यों नहीं हो पा रहा है, आपसी समस्या क्यों आ रही है, कि बांग्लादेश में भी जो है भारत विरोधी जो है गतिविधियाँ चलती रहती है। वो क्या कि बांग्लादेश के अंदर भी जो है आतंकवादी जो शिविर हैं वो पनाह लेते रहे हैं। ठीक है, परंतु एक अच्छा सिग्नल ये है कि परंतु जब 2009 के अंदर जब शेख हसीना जी प्रधानमंत्री बनती है तो उसके बाद से जो है भारत के जो विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियां बांग्लादेश के अंदर हो रही थी वो कम हो जाती हैं, और स्थिति जो है वो सामान्य हो जाती है। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट बोल सकते हैं कि जैसे शेख हसीना जी आते हैं तो ये सार्क को दोबारा से बनाने के लिए एक अच्छा से एक अपना प्रयास कर रही है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि जिसके वजह से सार्क जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और जो यूरोपीय संघ जो आसियान है वो आगे बढ़ गए, वो उसका मेन रीज़न ये भी है कि इन सदस्य देशों के बीच में दक्षेश सदस्य देशों के बीच में आपसी विश्वास की जो है कमी है। ये सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न जो है ये माना जाता है। वो क्या कि इन सभी देशों के बीच में जो है आपसी आपसी विश्वास की जो है कमी है। अगर हम इसका मुख्य कारण देखें, और इसी आपसी विश्वास की कमी के कारण ही जो है ना, जो अन्य क्षेत्रीय संगठन है जैसे कि ये आसियान हो गए या यूरोपीय संघ हो गए, ठीक है जी, आसियान हो गए या यूरोपीय संघ हो गए, ये जो है तीव्र गति से जो अपना विकास कर चुके हैं, और अपना जो हमारा जो सार्क है ये अभी भी जो है पीछे ही मतलब रुका हुआ है। इसकी गति जो है वो इसकी जो गति है वो धीमी पड़ गई है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो है जो सार्क है ये सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और बाकी जो क्षेत्रीय संगठन है वो सही ढंग से आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपका जो थर्ड पार्ट भी जो है इसके बाद ही आएगा। ठीक है जी, तो धन्यवाद, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।